गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको सारे नोट्स, वीडियोस, बुक्स वगैरह मिल गई होंगी। बेसिकली थोड़ा सा मेरे बारे में बताता हूँ। मेरा नाम पुनीत है। एमबीए का क्लासेस लेता हूँ। 2006 से पढ़ा रहा हूँ। 20 इयर्स का मेरे को एक्सपीरियंस है। वीजू, पूर्णिमा, जेईसीआरसी, आर्या, आईएलएम, आईआरएम, आईपीएस बिजनेस स्कूल, सब में मैं जा रहा हूँ और एज अ गेस्ट फैकल्टी पढ़ा रहा हूँ। और इवनिंग में मेरा क्लासेस चलता है, ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड, तीनों मोड पे क्लासेस चलता है। उसके अलावा एक टॉप कॉलेज है एमबीए का, आईएम अहमदाबाद, वहां मैं बच्चों को हर साल लेके जाता हूँ। मुंबई में एआई यूनिवर्सल, यहाँ पे गेस्ट पढ़ा रहा हूँ मैं। जेईसीआरसी में पढ़ा रहा हूँ, आर्या कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ। इन कॉलेजेस में मैं पढ़ा रहा हूँ। देखिए, राइटर भी हूँ। 2008 से मैंने बुक्स वगैरह लिखना स्टार्ट कर दिया था। यूट्यूब पे सारे वीडियोस मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड लाइव लेक्चर सब कुछ मिल जाएंगे। बस एक छोटा सा इंपॉर्टेंट डिस्कशन आप लोगों से करना था। एमबीए आप कहीं से भी करें, थोड़ा सा मेरे से आप डिस्कस करके अगर आप एमबीए ज्वाइन करते हैं तो आप थोड़ा सेफर मोड में रहेंगे। उसका रीजन बताता हूँ क्यों। क्योंकि मेरे को जो एक्सपीरियंस है ना 20 इयर्स का, एमबीए में प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, कॉलेजेस कैसे पढ़ाते हैं, क्या उनका प्लेसमेंट स्ट्रक्चर है, क्या इंटरनल एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन है, मेन चीज अंदर क्या चल रहा है उनके। क्योंकि मैं तो रेगुलर कॉलेजेस में जा रहा हूँ तो मेरे को पता है कौन से कॉलेज में क्या चल रहा है। तो आप मेरे से थोड़ा सा एडवाइस लेके अगर आप एडमिशन लेते हैं तो थोड़ा सा सेफर जोन में रहेंगे। बाकी आपके डिस्टेंस के ऑनलाइन के एडमिशन, मणिपाल हो गया, एमएटी हो गया, ज्ञान विहार हो गया, तो यहाँ भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप अगर एडमिशन लेते हैं तो प्लीज मेरे से कंसल्ट करना। हो सकता है कि मैं आपको एक बेस्ट कॉलेज बता पाऊं और एक सेफर जोन में लेके जा पाऊं। क्योंकि एडमिशन लेने के बाद बच्चों को लगता है कि यार गलत जगह चले गए। ओके, बेस्ट ऑफ लक। मेरा नंबर आपके पास है। साथ के साथ अगर आपको कोई और क्वेरी चाहिए तो मेरे को व्हाट्सअप करें या कॉल कर सकते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक। आज हम व्यापार की भाषा को समझने की कोशिश करेंगे। अक्सर जब हम किसी कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट्स देखते हैं तो वे सिर्फ नंबरों का एक जाल लगती हैं, प्रॉफिट, लॉस, एसेट्स। लेकिन उन नंबरों के पीछे एक पूरी कहानी होती है, एक पूरी संरचना। आज हम उसी संरचना की गहराई में उतरेंगे। हमारे पास वित्तीय रिपोर्टिंग के सिद्धांत और रूपरेखा से जुड़े कुछ दस्तावेज हैं। हाँ। और हमारा मकसद ये समझना है कि ये रिपोर्टें बनती कैसे हैं, कौन से नियम इन्हें नियंत्रित करते हैं और क्या चीज किसी वित्तीय जानकारी को आपका ये भरोसेमंद और उपयोगी बनाती है। ये एक तरह से वित्तीय दुनिया का व्याकरण सीखने जैसा है, जिसके बिना शब्द यानी नंबर बेमानी है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये सिर्फ नियम नहीं है, ये एक सोच है, एक एक फिलॉसफी है, एक ऐसा ढांचा जो ये पक्का करता है कि मान लीजिए न्यूयॉर्क में बैठा एक इन्वेस्टर और मुंबई में बैठी एक कंपनी, दोनों इन नंबरों को एक ही तरह से समझें। बिना इस साझा व्याकरण के सब अपनी अपनी भाषा बोलेंगे और पूरी वित्तीय दुनिया में कोलाहल मच जाएगा। जी ठीक है, तो चलिए इस व्याकरण की किताब को खोलते हैं। हमारे दस्तावेज बार बार एक शब्द का जिक्र करते हैं, अवधारणात्मक ढांचा या कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। ये सुनने में काफी भारी भरकम लगता है। क्या ये सिर्फ नियमों की एक मोटी सी किताब है? नहीं, और यही इसकी सबसे दिलचस्प बात है। यह नियमों की किताब नहीं बल्कि वित्तीय रिपोर्टिंग का संविधान है। संविधान? हाँ, जैसे देश का संविधान हर कानून को बनाने के लिए एक दिशा देता है, वैसे ही यह ढांचा अकाउंटिंग के नए नियम यानी स्टैंडर्ड्स बनाने के लिए एक आधार देता है। ये बताता है कि क्यों ऐसा करना चाहिए, सिर्फ ये नहीं कि क्या करना चाहिए। अच्छा, तो ये कानून बनाने वालों के लिए एक तरह का ब्लूप्रिंट है। लेकिन इसका अंतिम लक्ष्य क्या है? ये सारी रिपोर्टें, ये नियम, ये ढांचे आखिर ये किसके लिए हैं? और लेनदारों को, यानी वो लोग जो कंपनी में अपना पैसा लगा रहे हैं या लगाने की सोच रहे हैं, उन्हें उपयोगी जानकारी देना ताकि वे सही आर्थिक फैसले ले सकें। उन्हें ये जानना होता है कि अगर वे इस कंपनी में पैसा लगाते हैं तो उनका पैसा सुरक्षित रहेगा या नहीं और बढ़ेगा या नहीं। और उपयोगी जानकारी से आपका क्या मतलब है? क्या ये सिर्फ ये जानना है कि कंपनी ने कितना मुनाफा कमाया? मुनाफा तो सिर्फ एक हिस्सा है। जानकारी ऐसी होनी चाहिए जो उन्हें 3 चीजों का अंदाजा लगाने में मदद करे। पहला, कंपनी का भविष्य का नकदी प्रवाह, मतलब कैश फ्लो। क्या कंपनी भविष्य में पैसा कमा पाएगी? बिल्कुल। दूसरा, कंपनी की आज की वित्तीय स्थिति, यानी उसके पास कितनी संपत्ति है और उस पर कितना कर्ज है। और तीसरा, उसका प्रदर्शन, कि उसने पिछले साल कैसा काम किया। इन तीनों को मिलाकर ही पूरी तस्वीर बनती है। यहाँ से ये वाकई दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि आपके दिए गए दस्तावेज साफ कहते हैं कि सारी जानकारी बराबर नहीं होती। अच्छी वित्तीय जानकारी में कुछ खास गुण होने चाहिए। हाँ, और इन गुणों को 2 मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है। पहली और सबसे जरूरी हैं मौलिक विशेषताएं, मतलब फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स।
मौलिक मतलब इनके बिना तो बात ही शुरू नहीं हो सकती। इसमें क्या क्या आता है? इसमें पहली है प्रासंगिकता, रेलेवेंस। मतलब क्या ये जानकारी मेरे पैसे लगाने के फैसले को बदल सकती है? इसे एक आसान उदाहरण से समझाइए। बिल्कुल। इसे ऐसे सोचिए, अगर कोई कार कंपनी आपको अपनी नई गाड़ी के रंग के बारे में 10 पन्नों की रिपोर्ट दे, लेकिन ये ना बताए कि उसका माइलेज कितना है, तो रंग की जानकारी प्रासंगिक नहीं है। सही पकड़ा। आपका गाड़ी खरीदने का फैसला माइलेज पर टिका है। वित्तीय दुनिया में क्या कंपनी भविष्य में पैसा कमाएगी, जिसे हम प्रेडिक्टिव वैल्यू कहते हैं, ये माइलेज जैसा है। ये सबसे प्रासंगिक जानकारी है। समझ गई। और दूसरी मौलिक विशेषता? दूसरी है विश्वसनीय प्रस्तुति, फेथफुल रिप्रेजेंटेशन। इसका मतलब है कि जानकारी पूरी हो, निष्पक्ष हो और जहां तक संभव हो गलतियों से मुक्त हो। ये उस चीज का सच्चा प्रतिनिधित्व करे जो असल में हुआ है, न कि वो तस्वीर जो कंपनी दिखाना चाहती है। तो ये वही चीज है जहां बड़ी बड़ी कंपनियां फंस जाती हैं। जैसे सत्यम का घोटाला हुआ था, जहां उन्होंने हजारों करोड़ के बैंक बैलेंस दिखा दिए जो असल में थे ही नहीं। वो इसी विश्वसनीय प्रस्तुति के नियम को ही तोड़ रहे थे। आपने बिल्कुल सही उदाहरण पकड़ा। वो इसका एक चरम मामला था। विश्वसनीय प्रस्तुति का मतलब ही है कि जो दिखाया जा रहा है वो सच है, कोई हेरफेर, ये पक्षपात नहीं। तो जानकारी प्रासंगिक हो और सच्ची हो, ये तो नींव है। लेकिन मान लीजिए दो कंपनियों ने सच्ची और प्रासंगिक जानकारी दी, पर दोनों ने बिल्कुल अलग अलग तरीकों से दी। तब तो मैं एक निवेशक के तौर पर उनकी तुलना ही नहीं कर पाऊंगी। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। और यहीं पर हमारी दूसरी श्रेणी यानी सहायक विशेषताएं, एनहांसिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, काम आती हैं। अच्छा। इनका काम ही ये है कि जानकारी को और ज्यादा उपयोगी बनाया जा सके, जिसकी शुरुआत होती है तुलनीयता से, कंपैरेबिलिटी। मतलब ये कि आप एक ही कंपनी के पिछले सालों के प्रदर्शन की तुलना कर सकें, या फिर दो अलग अलग कंपनियों की आपस में तुलना कर सकें। सेब की तुलना सेब से हो, संतरे से नहीं। एकदम। इसके बाद है सत्यापनशीलता, वेरिफिकेशनैलिटी। मतलब अगर अलग अलग जानकार लोग एक ही डेटा और तरीकों को देखें तो वे लगभग एक जैसे नतीजे पर पहुंचें। इससे भरोसा बढ़ता है। हाँ। फिर है समयबद्धता, टाइमलीनेस। जानकारी सही समय पर मिलनी चाहिए। अगर किसी कंपनी के साल भर के नतीजे 6 महीने बाद आएं तो उनकी प्रासंगिकता बहुत कम हो जाती है। वो ताजा खबर नहीं, इतिहास बन जाती है। बिल्कुल। और आखिरी है समझने की योग्यता, अंडरस्टैंडेबिलिटी। जानकारी को साफ तरीके से पेश किया जाना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम आपके व्याकरण वाले उदाहरण पर वापस जाएं, तो ये जो 5 तत्व बताए गए हैं, संपत्ति, देनदारियां, इक्विटी, आय और व्यय, क्या ये उस भाषा के संज्ञा और क्रिया जैसे हैं? बेहतरीन तरीका है इसे देखने का। आपने एकदम सही समझा। संपत्ति मतलब एसेट्स और देनदारियां मतलब लायबिलिटीज, ये संज्ञा की तरह हैं। हमारे पास क्या है और हमें किसका देना है। और इक्विटी? इक्विटी इन दोनों का अंतर है। संपत्ति में से देनदारियां घटाने के बाद जो बचता है वही मालिकों का हिस्सा है। अच्छा। और आय, इनकम और व्यय, एक्सपेंसेस, ये क्रिया की तरह हैं। हम क्या कर रहे हैं। आय मतलब बिक्री से पैसा आना और व्यय मतलब वेतन या कच्चा माल खरीदने में पैसा जाना। इन्हीं से मिलकर वाक्य बनता है जो बताता है कि कंपनी की कहानी अच्छी चल रही है या बुरी। 1 मिनट रुकिए। ये जो आय और व्यय की बात है, मान लीजिए मेरी एक दुकान है और मैंने आज किसी को 10,000 का सामान बेचा, लेकिन उसने कहा कि पैसे अगले हफ्ते देगा। तो क्या वो 10,000 आज की मेरी आय है या जब पैसा हाथ में आएगा तब की? मुझे लगता है ज्यादातर लोग तो पैसा आने पर ही उसे कमाई मानेंगे। यह एक बहुत ही आम और जरूरी सवाल है और इसका जवाब हमें मान्यता मानदंड, रिकग्निशन क्राइटेरिया में मिलता है। किसी भी चीज को अपनी किताबों में दर्ज करने के लिए 2 शर्तें पूरी होनी चाहिए। क्या है वो शर्तें? पहली, उससे भविष्य में आर्थिक लाभ होने की संभावना हो, और दूसरी, उसके मूल्य को भरोसे के साथ मापा जा सके। अगर ये दोनों शर्तें पूरी होती हैं तो उसे दर्ज किया जाएगा। ठीक है, लेकिन किसी संपत्ति का मूल्य कैसे तय होता है? ये तो सबसे बड़ा सवाल होगा। आपके दस्तावेज में इसके कई तरीके बताए गए हैं और ये थोड़ा उलझाने वाला भी लगता है। देखिए, यहाँ ये जानना आकर्षक है कि मूल्य मापने का कोई एक सही तरीका नहीं है। विकल्प इस बात पर निर्भर करते हैं कि कौन सी जानकारी उपयोगकर्ताओं के लिए सबसे ज्यादा प्रासंगिक और विश्वसनीय है। सबसे आम और पुराना आधार है ऐतिहासिक लागत, हिस्टोरिकल कॉस्ट। मतलब जिस दाम पर उसे खरीदा गया था। हाँ, ये तो बहुत आसान लगता है। हमारे पास रसीद है तो मूल्य पक्का है। हाँ, ये सरल है और सत्यापन योग्य भी है। लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी कमी है।
सोचिए अगर किसी कंपनी ने 50 साल पहले मुंबई में कोई जमीन 1 लाख रुपए में खरीदी थी, तो आज भी उसे अपनी किताबों में 1 लाख का दिखाना क्या प्रासंगिक है? शायद नहीं। ये तो बिल्कुल बेतुका लगता है। आज उसकी कीमत करोड़ों में होगी। ये तो निवेशकों को सीधे सीधे गुमराह करना हुआ। क्या कंपनियां सच में ऐसा करती हैं? इजाजत है, क्योंकि ये मूल्य सत्यापित है, इसमें कोई अटकल नहीं है। लेकिन आपकी बात सही है, ये प्रासंगिक नहीं है। इसीलिए दूसरे विकल्प भी हैं। जैसे वर्तमान लागत, करंट कॉस्ट, यानी उसी संपत्ति को आज खरीदने में कितना खर्च आएगा। ओके। और एक और बहुत लोकप्रिय तरीका है उचित मूल्य, फेयर वैल्यू। उचित मूल्य? इसका मतलब है कि बाजार आज उस संपत्ति का क्या मूल्य लगाता है। यह शेयर बाजार या प्रॉपर्टी मार्केट के लिए बहुत प्रासंगिक है। तो ऐतिहासिक लागत एक ऐसा सच है जो पुराना हो चुका है, और उचित मूल्य एक ऐसा अनुमान है जो आज के लिए है। ये तो एक तरह का समझौता है कि हमें स्थिरता चाहिए या प्रासंगिकता। बिल्कुल सही कहा आपने, ये एक दुविधा है। ऐतिहासिक लागत स्थिर है पर अप्रासंगिक हो सकती है, और उचित मूल्य प्रासंगिक है पर बहुत अस्थिर हो सकता है। इसीलिए कंपनियों को यह साफ साफ बताना पड़ता है कि उन्होंने अपनी संपत्ति को मापने के लिए कौन सा आधार इस्तेमाल किया है। ये तो बहुत अहम जानकारी है। अगर हम इस पूरी तस्वीर को देखें तो ये पूरी संरचना, ये उद्देश्य, ये गुण, ये तत्व किन बुनियादी धारणाओं पर टिकी हुई है? ऐसी क्या बातें हैं जिन्हें हम सच मानकर चलते हैं? पूरा ढांचा दो बहुत ही बुनियादी धारणाओं पर टिका है। पहली है चालू व्यवसाय या गोइंग कंसर्न। मतलब हम ये मानकर चल रहे हैं कि कंपनी हमेशा चलती रहेगी? हमेशा नहीं, लेकिन निकट भविष्य में बंद नहीं होगी। हम ये मानकर चलते हैं कि व्यवसाय चलता रहेगा। अगर हम ये मान लें कि कंपनी कल बंद होने वाली है, तो उसकी बड़ी बड़ी फैक्ट्री या मशीनरी का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तब तो हम हर चीज को उसकी कबाड़ की कीमत पर ही दिखाएंगे। बिल्कुल, लेकिन क्योंकि हम मानते हैं कि व्यवसाय चलता रहेगा, तभी लंबी अवधि की योजनाओं और संपत्तियों का कोई अर्थ है। और दूसरी धारणा, ये मेरे पिछले सवाल से जुड़ी ही लग रही है। हाँ, दूसरी है उपार्जन आधार या अक्रूअल बेसिस, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम लेन देन को तब दर्ज करते हैं जब वो होते हैं, न कि तब जब नकद का आदान प्रदान होता है। अच्छा। आपके उदाहरण पर वापस आते हैं। आपने 10,000 का सामान मार्च में बेचा और पैसे अप्रैल में मिले। उपार्जन आधार के अनुसार ये 10,000 की बिक्री मार्च की आय मानी जाएगी, क्योंकि आर्थिक गतिविधि मार्च में हुई है। में कर्मचारियों को सैलरी देने के पैसे भी ना हो। एकदम सही। ये तो बहुत बड़ी और थोड़ी डरावनी बात है। अब मुझे समझ आया कि लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट पे इतना जोर क्यों देते हैं। हाँ, यही नकदी प्रवाह, कैश फ्लो और लाभप्रदता, प्रॉफिटेबिलिटी के बीच का सबसे बड़ा अंतर है। एक कंपनी बहुत मुनाफे में हो सकती है, लेकिन अगर उसके ग्राहक समय पर भुगतान नहीं करते हैं, तो उसके पास नकदी की कमी हो सकती है और वो दिवालिया भी हो सकती है। उपार्जन आधार हमें कंपनी के प्रदर्शन की ज्यादा सच्ची तस्वीर देता है, लेकिन हमें कैश की स्थिति को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तो आज हमने वित्तीय रिपोर्टिंग की नींव को समझा। ये व्याकरण क्यों जरूरी है, एक अच्छी जानकारी के गुण क्या हैं, रिपोर्ट के मूल तत्व क्या हैं और वे किन धारणाओं के आधार पर बनाए जाते हैं। ये वाकई व्यापार की दुनिया को समझने के लिए एक तरह की कुंजी है। और ये ढांचा सिर्फ अकाउंटेंट के लिए नहीं है, ये वित्तीय दुनिया में विश्वास और पारदर्शिता बनाने के लिए बनाया गया एक तार्किक सिस्टम है। इन सिद्धांतों को समझने से कोई भी व्यक्ति वित्तीय विवरणों को देखकर सिर्फ नंबरों को नहीं, बल्कि उनके पीछे की कहानी को समझ सकता है और सही सवाल पूछ सकता है। जैसे कि कंपनी ने अपनी संपत्ति को किस आधार पर मापा है? हाँ, या क्या कंपनी का मुनाफा उसकी नकदी की स्थिति से मेल खाता है? बिल्कुल। और इसी से जुड़ा एक विचार है जिस पर हम अपने श्रोताओं को छोड़ सकते हैं। ये एक महत्वपूर्ण सवाल उठाता है। दस्तावेज में मुनाफे को देखने के दो अलग अलग नजरियों का जिक्र है। एक है वित्तीय पूंजी का रखरखाव, फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस। मतलब ये सीधा साधा हिसाब है। क्या हम साल के अंत में पैसे के मामले में साल की शुरुआत से ज्यादा अमीर हैं? अगर शुरुआत में 100 रुपए थे और अंत में 120 रुपए हैं, तो 20 रुपए का मुनाफा है। ये तो आसान है, ज्यादातर लोग मुनाफे को ऐसे ही देखते हैं। हाँ, लेकिन दूसरा नजरिया ज्यादा दिलचस्प है। वो है भौतिक पूंजी का रखरखाव, फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस। ये पैसे की बात नहीं करता, ये आपकी काम करने की ताकत की बात करता है। काम करने की ताकत? हाँ, ये पूछता है क्या साल के अंत में भी आप उतना ही सामान बना सकते हैं जितना साल की शुरुआत में बना सकते थे? अगर आपकी मशीनें पुरानी हो गईं और उन्हें बदलने के लिए आपने पैसा नहीं कमाया, तो इस नजरिए से आपको कोई मुनाफा नहीं हुआ, भले ही आपके बैंक में थोड़े ज्यादा पैसे हों। तो ये सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है,
बल्कि लंबे समय तक टिके रहने की क्षमता के बारे में है। बिल्कुल। तो विचार करने योग्य बात यह है, आज के दौर में जहां महंगाई बहुत ज्यादा है या तकनीक बहुत तेजी से बदल रही है, किसी व्यवसाय के लंबे समय तक बने रहने के लिए मुनाफे की कौन सी परिभाषा ज्यादा वास्तविक या ज्यादा उपयोगी है? क्या सिर्फ पैसे में अमीर होना काफी है, या अपनी काम करने की क्षमता को बनाए रखना ज्यादा जरूरी है? इस पर सोचा जा सकता है।